नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी ही शानदार कहानी लेकर आया हूं, जिस कहानी का शीर्षक है बहादुर। बहादुर जो कहानी है, इसके जो लेखक हैं वो अमरकांत जी हैं। अमरकांत जी ने इस कहानी में बहुत ही सुंदर चित्रण इस बात का किया है कि जब किसी मिडिल क्लास फैमिली को नौकर मिल जाता है तो किस प्रकार से जो है वे उस नौकर का प्रताड़ना करते हैं, किस प्रकार से उस नौकर का शोषण करते हैं। दूसरी बात यह है कि इस कहानी में ये सफल चित्रण करने में इसलिए भी बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है मार्मिकता दिखाई है कि यदि हमारे पास कोई वस्तु जब तक होती है तब तक उसका जो है कीमत हमें पता नहीं चलती, लेकिन जब वो वस्तु हमसे दूर हो जाती है तो उसकी सारी अच्छाइयाँ हमें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। बहुत ही मार्मिक कहानी है ये, जिसको पढ़ने के बाद कभी खुशी तो थोड़ा सा आपको गम भी होगा। यहाँ कहानी का जो शीर्षक बहादुर है, वास्तव में एक बच्चा है जो नेपाली है, जिसका नाम दिल बहादुर था और जिसे लेखक खुद इसमें जो है अपने घर में नौकर के रूप में रखता है और ये दर्शाता है कि किस प्रकार से बच्चे के ऊपर अत्याचार हुए, किस प्रकार से बच्चे के ऊपर प्रताड़ना होती है, किस प्रकार से धीरे धीरे जो है वह लोगों की नज़रों में जो है बुरा बनता चला जाता है और उसकी तुलना जो है एक धुतकारते हुए कुत्ते तक से जो है लेखक ने बड़े ही अच्छे शब्दों में किया है। तो आइए इस कहानी को आपको सुनाते हैं। कहानी को ध्यान से देखते चलिए। सहसा एक गंभीर था। सहसा मैं एक गंभीर था, काफ़ी गंभीर था, जैसा कि एक व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस दिन जिस पर एक भारी दायित्व आया हो। मैं सामने खड़ा था और आँखों को बुरी तरह मटका रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र, ठिगना शरीर, गोरा रंग, चपटा मुँह, सफ़ेद नेकर, आधी बाह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। ये जो है इस कहानी के मुख्य पात्र बहादुर की बात हो रही है यहाँ पर। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल था। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला, जो कि लेखक की पत्नी है, निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती तो कभी मुझको और अपने भाई को, लेखक का साला। निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। पंच बराबर का मतलब होता निश्चय ही वह जो है निर्णय करने वाली हो गई थी इस नौकर को रखना है कि नहीं। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। नौकर रखना कई कारणों से बहुत ज़रूरी था। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदों पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे। मैं जब बहन की शादी में उसके घर गया था तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। मेरी दोनों भाभियाँ हैं, रानी की तरह बैठकर चारपाइयाँ तोड़ती थीं, जबकि निर्मला सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। मैं ईर्ष्या से जल गया और इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। मतलब हर समय नौकर चाकर कहने लगी, निर्मला नौकर लाइए, नौकर लाइए। उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और कोई दुनिया में नहीं होगी। इतना काम किसी को नहीं करना पड़ता होगा, ऐसी निर्मला दिखाती थी। वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख लिखा होता है। ये जो है निर्मला के वाक्यांश थे। पहले साले साहब को असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनाना पड़ा। वह एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण
उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। आगे कह रहा है कि करती थी। उसकी माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसलों में हाथ डालकर उनके बच्चों को पकड़ता, फल तोड़कर खाता। तो कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए जाता। उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी, और इसलिए उससे वह बहुत चिढ़ता था। भैंस से मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई, जो कुछ ही दूरी पर खेत में काम कर रही थी। माँ का माथा ठनका, बेचारा बेजबान जानवर चरना छोड़कर यहाँ क्यों आएगा? जरूर लौंडे ने उसको काफ़ी मारा है। वह गुस्से से पागल हो गई, और जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान लगा करके एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई की। उसको वहीं कराहता हुआ छोड़कर घर लौट आई। लड़के का मन माँ से फट गया। वह रात भर जंगल में छिपा रहा। जब सवेरा होने को आया तो वह घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी चुपके घुस गया, और उसने घी की एक हंडिया में हाथ डालकर माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपये निकाल लिए। अंत में 9 2 11 हो गया, मतलब भाग गया घर से। वहाँ से 6 मील की दूरी पर बस स्टेशन था, जहाँ गोरखपुर जाने वाली बस मिलती थी। तुम्हारा क्या नाम है जी? मैंने पूछा। लेखक ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है जी? दिल बहादुर साहब। उसने कहा, साहब मेरा नाम दिल बहादुर है। उसके मीठे स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मैंने उसको क्या क्या हिदायतें दी थी। शायद कि शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और उस घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। अगर वह वहाँ रह गया तो ढंग शौर सीख जाएगा, घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं ना किसी के घर जाना, ना ही किसी का कोई काम करना। निर्मला आंगन में खड़े होकर झोपड़ियों अपने पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को तलती भूनती हैं। मतलब अब उसको गर्व हो गया था, घमंड हो गया था। मैं लोगों को सुनाना चाहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरे जो है लोगों की तरह नहीं हूँ कि तुम्हें परेशान करूँगी, तुम भी मेरे बच्चे जैसे हो। इस प्रकार की जो है भावना निर्मला दर्शाती थी। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह ही रखती हूँ। उसने तो साफ साफ कह दिया कि 100 150 महीनबारी उस पर भले ही खर्च हो जाए, पर तकलीफ़ उसको ज़रा भी नहीं होनी चाहिए। एक नेकर कमीज तो उसी रोज़ लाए थे, और भी कपड़े बन रहे हैं बहादुर के। धीरे धीरे वह घर के सारे कामकाज करने लगा। सवेरे उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से दातून तोड़ लाता था। वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने दौड़ते हुए पेड़ पर चढ़ जाता था। दिन भर वह पेड़ की मिनट भर में वह पेड़ की पुलई पर नजर आता था, मतलब बहुत ऊपर चला जाता था। निर्मला छाती पीट पीट कर कहती थी, अरे रीछ,
बंदर जात कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। वह घर की सफाई करता, कमरों में पोछा लगाता, अंगीठी जलाता, चाय बनाता और पिलाता। दोपहर में कपड़े धोता, बर्तन मालता। वह रसोई बनाने की भी जिद करता था, पर निर्मला स्वयं सब्जी रोटी बनाती। निर्मला की उसको बहुत फिक्र रहती थी। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करता देखकर बोलता, माताजी मेहनत ना करो, तकलीफ बढ़ जाएगा। वह कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर की तरह दौड़ता हुआ कमरे में आ जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता। जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो लेखक अपनी बात कर रहा है कि घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते। बाद में मैं भी आता था और वह एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे से मुस्कुराने लगता और वह मामूली घटना की रिपोर्ट देता। बाबूजी, बहन जी का एक सहेली आया था, या बाबूजी भैया सिनेमा गया था। उसके बाद मैं इस तरह हंसने लगता था गोया बहुत सी मज़ेदार बातें कह दी हो। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल और पंखुड़ियों के बिखर गई हों। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रखते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर बना रहता था, क्योंकि नौकर को ज़्यादा मुंह लगाना अच्छा नहीं है, ये लेखक का वक्तव्य है। हो जाता था। दूसरी ओर देखने लगता था। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती? तो मैं बोलता था, नहीं। तो निर्मला पूछती थी, क्यों? तुम्हें मारता क्यों था बहादुर? इतना कहकर मैं खूब हंसता था कि उसकी माँ मतलब मैं मारता क्यों था। मतलब ये नेपाली है तो भारतीय भाषाओं को जो है शुद्ध ढंग से नहीं बोल पाता है, तो इसलिए शब्द की यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, मगर ये हंसाने वाले शब्द है। वह मारता क्यों था, इतना कहकर मैं खूब हंसता था, जैसे मार खाना खुशी की बात हो। तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? माँ बाप का कर्ज तो जन्म भर भरा जाता है। और वह और भी हंसता था। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी थी। घर से मैं एक चादर भी लेकर आया था। रात को काम धाम करने के बाद मैं भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बसखट पर अपना बिस्तर बिछाता था और वह बिस्तरे पर बैठ जाता था और अपनी जेब से कपड़े और एक गोल टोपी, नेपाली टोपी निकाल कर पहन लेता था, जो बाईं ओर काफ़ी झुकी हुई थी। फिर वह एक छोटा सा आईना निकाल कर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। मैं बहुत ही प्रसन्न नज़र आता था। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें उसके जेब से निकलकर उसके बिस्तर पर सज जाती थी। कुछ गोलियां, पुराने ताश, एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज़ की नावें, जो बच्चे के छोटे छोटे खिलौने होते हैं, और वह कुछ देर तक उनसे खेलता था। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था और पहाड़ी गाना गाने लगता था। उस पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, पर उसके मीठे उदासी सारे घर में फैल जाती थी। जो उसकी उदासी थी, उसका गाना पूरे घर में क्या करता था, फैल जाता था, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो।
बुला रहा हो। दिन मज़े से बीतने लगे। बरसात आ गई थी, पानी रुकता था और बरसता था। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन तथा शान बान पर मुझे बहुत गर्व होने लगा था। अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से भी तुच्छ समझने लगा था, क्योंकि मुझे ऐसा नौकर मिल गया था जो कि मुझे क्षणिक मात्र घमंड में डाल दिया था। मैं भी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था, किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था। दूसरे के बच्चों को मामूली सी शरारत पर डांट देता था। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिसके पास कलेजा है वहीं आजकल नौकर रख सकता है। घर के स्वांग की तरह रहता है। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आई थी। आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है, पर रुपया पैसा कमाया किस लिए है जाता है। ये तो कई बार कह चुके थे कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी भी कोने से नौकर जरूर लाऊंगा। वही हुआ, नौकर लेकर आए। ठीक है, आगे बढ़ें। निस्संदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता था, कपड़े चमाचम सफ़ेद। निर्मला की तबीयत भी काफ़ी सुधर गई। अब कोई एक खर भी नहीं टसकता था, मतलब कोई अपना काम, छोटा से छोटा काम भी नहीं करना चाहता था। किसी को मामूली से मामूली काम करना होता तो मैं बहादुर को आवाज़ देता था, बहादुर एक गिलास पानी लाना, बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है उठा देना। इसी तरह से फरमाइशें होती। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता था। यहाँ पे एक जो है, फिरकी की तरह नाचने का मतलब होता है कि दिन भर इधर उधर क्या करना, काम काज करना। सभी रात में पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे से पहले उठते ना थे। मेरा लड़का, लेखक ने खुद यहाँ पर जो है कहानी लिखी है, तो बहुत ही मार्मिक कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। बस आपसे अनुरोध है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। मेरा लड़का किशोर काफ़ी शान शौकत और रोब-दोब से रहने का कायल था और उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर पर सौंप दिए थे। लेखक का जो लड़का था, मैं बहादुर से बहुत काम करवाता था, बहुत नफरत करता था बहादुर से, तो बहादुर यही कहना चाहता है। सवेरे उसके जूते पॉलिश लगने चाहिए। कॉलेज जाने से ठीक पहले साइकिल की सफाई ज़रूरी थी। रोज़ के उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए और रात में सोते समय नित्य बहादुर से अपने शरीर की मालिश कराता और मुक्की भी लगवाता था। पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी कभी गड़बड़ी हो जाती थी। जब ऐसा होता था कि किशोर, मतलब लेखक का लड़का, गर्जन तर्जन करने लगता था और बुरी बुरी गालियां देता था बहादुर को और छोड़ देता था। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता था, चुपचाप खड़ा हो जाता था। देख बे, लेखक का लड़का किशोर कहता था, देख बे, किशोर चेतावनी था, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। साला कामचोर, करता क्या है तू? बैठा बैठा खाता ही है। रोज ही कोई ऐसी बात होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। मैंने किशोर को मना किया पर वह नहीं माना, तो मैंने यह सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता, फिर एक हाथ से ताली नहीं बजती। मतलब बहादुर की भी गलती होती होगी, लेखक कहना चाहता है। बहादुर भी बदमाशी करता होगा। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने देखा किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा।
किशोर मतलब बहादुर को पीट रहा था डंडे से। निर्मला कुछ ही दूरी पर खड़ी होकर हाँ हाँ कहते हुए मना कर रही थी। मैंने किशोर को डांट कर अलग किया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। किशोर ने उसको मारा और गालियां दी तो उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया। तुम साइकिल की सफाई क्यों नहीं करते? मैंने उससे कड़ाई से पूछा, बहादुर से। बाबूजी, बहादुर बोला, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया? रोते हुए बोला। इसका मतलब है कि इसके अंदर अब भी जो है माँ बाप के प्रति सम्मान और प्रेम बचा हुआ है। मैं जानता था कि किशोर उसको और भी भद्दी गालियाँ देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा था, जो कि बर्दाश्त ना हुआ। निस्संदेह गाली उसके बाप पर पड़ती थी। मुझे कुछ हंसी आ गई। खैर, किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता, पर गृह स्वामी होने के कारण मुझ पर भी कुछ गंभीर दायित्व थे। मतलब घर का मालिक होने पर मुझ पर कुछ गंभीर दायित्व थे। मैंने उसे समझाया, बहादुर, ये आदतें ठीक नहीं। तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है। जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। तुम घर के लड़के की तरह हो। घर के लड़के मार नहीं खाते। हम तुमको जिस दिन सुख आराम से रखते हैं वह कोई क्या क्या रखेगा? जितना सुख आराम से हम तुम्हें रखते हैं, इतना सुख आराम से और क्या कोई रखेगा? जाकर दूसरे घरों के नौकरों को देखो, पता लगेगा। नौकर चाट भर पेट भोजन के लिए तरसते हैं। चलो, सब खत्म हुआ, अब काम धाम करो। मैं चुपचाप सुनता रहा और फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। जल्द ही प्रसन्न भी हो गया। रात में सोते सोते समय मैं अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और गड़बड़ी शुरू हुई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसलिए वह रोटी बनाने का काम कभी बहादुर से नहीं लेती थी। लेकिन मोहल्ले के किसी औरत ने उसे यह सिखा दिया था निर्मला को कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद बहादुर से कहे निर्मला कि वह अपनी रोटी खुद बना लिया करे। मतलब तुम बहादुर की रोटी क्यों बनाती हो? तुम बहादुर से कह दिया करो कि वह अपनी रोटी खुद बना ले, नहीं तो नौकर चाकर की आदत खराब हो जाती है। महीन खाने से आदत बिगड़ जाती है। यह बात निर्मला को जच गई थी और रात में ऐसा ही प्रयोग किया। वह अपनी रोटियां बनाकर चौके से उठ गई और बहादुर का मुंह उतर गया। वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। क्यों, क्या हो गया रे? निर्मला ने पूछा। वह कुछ नहीं बोला। निर्मला ने पूछा, क्या हो गया रे? वह कुछ नहीं बोला। चल चुपचाप अपनी रोटियां चल चुपचाप बना अपनी रोटियां। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी? तू कोई घर का लड़का है? नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं। तीता तो इनको इसलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई। इनको अलग करके इनके साथ भेद क्यों किया? वाह रे, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है। समझ जा, रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा ही रहेगा। मतलब कि मैं तेरी रोटियां नहीं सेकने वाली हूँ। पर बहादुर उसी तरह से खड़ा रहा तो निर्मला का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने लपक कर उसके गाल पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। शुगर कहीं के, इसीलिए किशोर तुझे मारता है। इसी वजह से तेरी माँ भी तुझे मारती होगी। चल बना रोटी। मैं नहीं बनाऊंगा। मेरी माँ भी
मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनवाकर मुझसे ही रोटी सेकवाती थी। वह रोने लगा यह कहकर कि मेरी माँ भी अपनी रोटियां बनाकर मुझसे सारे घर की रोटी बनवाती थी। तो क्या मैं तेरी माँ हूँ? तू मुझसे जिद कर रहा है, घर के लड़कों के बराबर बन रहा है, मारते मारते मुँह रंग दूंगी। पर उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको डांटा और समझाया, पर वह नहीं माना। रात भर मैं भूखा ही रहा। अगले दिन उसने अपने लिए रोटियां सेकी। अपनी बनाई मोटी भद्दी रोटियों को देखकर मैं खिलखिलाने लगा। फिर रात की बची हुई सब्जी उसने खा लिया। लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था, मतलब वह भी अब बहादुर पर हाथ उठाने लगी थी। उससे कुछ चिढ़ भी गई थी। अब बहादुर से कोई भी गलती होती तो उस पर हाथ चला देती। उसको मारने वाले अब घर में 2 व्यक्ति हो गए थे। कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारते थे। बरसात बीत गई थी। आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ हो गया था। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी कि उसका लड़का मेरे पास है, मज़े में है, और मैं उसकी तनख्वाह के पैसे उसके पास भेज दिया करूँगा। लेकिन कई महीने के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने बहादुर से कह दिया था कि उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, वह जब चाहेगा तब लेता जाएगा। पर बहादुर से भूल गलतियाँ अधिक होने लगी। शायद इसका कारण मारपीट और गाली गलौज होगा। मैंने कभी कभी इसको रोकना भी चाहा, फिर यह सोचकर चुप हो जाता कि नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहते हैं। एक दिन परिवार मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए। वह बीवी बच्चों के साथ आए थे। वह अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे, तो वहाँ से भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए थे। घर में बड़ी चहल पहल मच गई। मैं बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल ले आया। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगी। बातों की जलेबी मतलब होता है कि गोल मटोल बातें होने लगी। इसी समय एक घटना घटित हो गई। इसी समय एक घटना घटित हो गई। एक सेकंड दोस्त। इसी समय एक घटना घटित हो गई। अचानक रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पे झुककर देखने लगी। फिर उन्होंने चारपाई के अंदर झांक कर देखा। अंत में कमरे के अंदर चली गई और फर्श पर पड़े हुए कागजों को उठाकर जांच करने लगी। क्या बात है? मैंने पूछा। रिश्तेदार की पत्नी ज़बरदस्ती मुस्कुराकर मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोली, क्या बताएं, 11 रुपये साड़ी के खूंट निकाल कर यहीं पर चारपाई पर रखे थे, अब वह मिल नहीं रहे हैं। आपको ठीक से याद है ना? हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह से। रुपए खूंट पे बांध कर रखे थे, रिक्शे वाले को देने के लिए। खूंट खोला ही था, फिर वे रुपए चारपाई पर रख दिए थे। और 4 रुपए की मिठाई मांग लूँगी, लेती आऊँगी और कुछ बच्चों के हाथ में भी रख दूँगी। रास्ते में कोई ढंग की दुकान मिल गई तो नहीं तो उधर से कुछ लेती आती। किसी के यहाँ खाली हाथ जाने अच्छा नहीं लगता है। बताइए, अब मैं तो कहीं की नहीं रही। फिर मेरी ओर झुककर धीमे स्वर में कहा था, जरा उससे पूछिए, यानी बहादुर नौकर से पूछिए। रिश्तेदार ने कहा, जरा बहादुर नौकर से पूछिए। कुछ देर तक वह
यहाँ खड़ा रहा, फिर तेजी से बाहर निकल गया था। अरे नहीं, वो नहीं, अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने कहा। डू यू नॉट नो दीज पीपल्स आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट। रिश्तेदार ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि ऐसे लोग जो है इस कार्य में क्या होते हैं, बहुत एक्सपर्ट होते हैं ना, बहुत ही चतुर, चालाक और तेज होते हैं। मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि करके देखा, फिर सिर झुका के वह आटा गूँथ रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि और प्रफुल्लता थी। उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया, बल्कि जब भी उसने 2-4 रुपये इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला के हाथों में दे दिए थे। पर किसी के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है। ना मालूम अचानक मुझे क्या हो गया और मैं गुस्से में आ गया। मैंने बहादुर कड़े स्वर में कहा, बहादुर। जी बाबूजी। इधर आओ। वह आकर खड़ा हो गया। तुमने यहाँ से रुपये उठाए थे? जी नहीं बाबूजी, उसने निर्भय होकर उत्तर दिया। ठीक ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। तुम यहाँ खड़े थे, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा, फिर तेज़ी से बाहर चले गए। देखो भैया, सच सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चों को देने के लिए रुपए रखे थे। मैं तो बुरी फंसी। अब वापस जाने के लिए मेरे पास रिक्शे के पैसे भी नहीं हैं। मैं तो नमक लेने गया था। बहादुर ने कहा, मैं तो नमक लेने गया था। सच सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो बहुत पीटूंगा और पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। मैं चिल्ला पड़ा। मैंने नहीं लिया बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ रहा था। पता नहीं था, यहाँ पे पता नहीं मुझे क्या हो गया कि मैंने सहसा उछल कर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। लेखक ने उसे एक तमाचा जड़ दिया। मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से मैं बता देगा। तमाचा खाकर मैं गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने नहीं लिया। इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की। अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। इतना कहकर उन्होंने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए। पर दरवाजे के पास उससे धीरे से बोले, देखो, तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं करूँगा, बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपये दे दूँगा। पर बहादुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसको दरवाजे के पास खींच कर ले गए, जैसे पुलिस को देने ही जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़कर मैं रुक जाते और धीमे धीमे शब्दों में पूछताछ करने लगते। अंत में हार कर उन्होंने उसको छोड़ दिया और वापस आकर चारपाई पर बैठे हुए हंसकर बोले, जाने दीजिए, ये सब बड़े घाघ होते हैं। किसी झाड़ी वाड़ी में छिपा दिया होगा या ज़मीन में गाड़ दिया होगा। मैं तो इन सबों को खूब जानता हूँ। भालू बंदर से कम थोड़ी होते हैं ये। चलिए, इतना नुकसान लिखा था। इसके बाद निर्मला ने भी उसको डराया धमकाया और 2-4 तमाचे जड़ दिए, पर वह नहीं करता रहा। इतनी घटना के बाद बहादुर काफ़ी डांट मार खाने लगा। इसके बाद बहादुर काफ़ी डांट मार खाने लगा। घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दुरदुराया करते रहे। किशोर तो जैसे उसकी जान के पीछे पड़ गया था। वह उदास रहने लगा और काम काज में भी लापरवाही करने लगा। एक दिन मैं दफ्तर से विलम्ब से आया। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर
सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। अन्य लड़कों को पता नहीं था, अन्य लड़कों का भी पता नहीं था, लेकिन लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। अंगीठी अभी नहीं जली थी। आंगन गंदा पड़ा था। आंगन और बर्तन गंदा पड़ा था। बर्तन बिना मले हुए रखे थे। सारा घर जैसे का जैसे काट रहा था। सारा घर जैसे काट रहा था। ठीक है, क्या बात है? मैंने पूछा क्या बात है? बहादुर भाग गया। क्यों? पता नहीं। आज तो कुछ हुआ भी नहीं था। सवेरे से ही बड़ा प्रसन्न था। हमेशा माताजी किए रहा। दोपहर में खाना खाया। उसके बाद आंगन से सिलबट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था। सिल हाथ से टूट कर गिर गई। 2 टुकड़े हो गए। शायद इसी डर से भाग गया कि वह मारेंगे, पर मैं इसके लिए थोड़े कुछ कहती। क्या बताऊं, मेरी किस्मत में आराम ही नहीं। कुछ ले गया? मैंने पूछा। यही तो अफसोस है, कोई भी सामान नहीं ले गया। उसके कपड़े, बिस्तर और उसके जूते सभी छोड़ गया। पता नहीं उसने क्या समझा। अगर वह कहता तो मैं उसे रोकती थोड़े, बल्कि उसको खूब अच्छी तरह से पहना ओढ़ा कर भेजती। हाथ में उसके तनख्वाह के रुपए रख देती। 2-4 रुपए और अधिक दे देती, पर वह तो कुछ भी नहीं ले गया। और वे 11 रुपए? मैंने पूछा। और वे 11 रुपए जो रिश्तेदारों के थे, जिसे उसने चुराया था? अरे वह सब झूठ है। मैं तो पहले ही जानती थी कि वे लोग बच्चों को कुछ ना देना चाहते, इसलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए प्रपंच रच रहे थे। उन लोगों को क्या मैं जानती नहीं? कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते हैं, तो कभी वे गलती से घर पे छोड़ आते हैं। मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ हौल रहा है। किशोर को भी बड़ा अफसोस है। उसने सारा शहर छान मारा, बहादुर कहीं नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा, एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने नहीं देता। उससे माफ़ी मांग लेता और कभी नहीं मारता। सच, अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे रहा था वह। अगर मैं कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया। मैं चिल्लाना चाहता था, पर भीतर ही भीतर कलेजा जैसे बैठ रहा हो। मैं वहीं चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। यदि मैं ना मारता तो शायद वह ना जाता। मैंने आंगन में नज़र दौड़ाई और एक और स्टूल पर उसका बिस्तर रखा हुआ था। अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे थे। स्टूल के नीचे वह भूरा जूता था जो मेरे साले साहब के लड़के का था। मैं उठकर अलगनी के बाहर गया और उसके नेकर की जेब में हाथ डालकर सामान निकालने लगा। वहीं गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज़ की नावें। और यहाँ पे ये कहानी क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। बहादुर शीर्षक की ये क्लास 12th यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी और आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और जिन दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें, प्लीज़ उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करने को कहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।